बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। IMF ने हुकूमत की शफाफियत, गुड गवर्नेंस, अखराजात में कमी और कानून की हुक्मरानी के दावों पर सवालात उठा दिए हैं। करप्शन को पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है। गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से तहफुजात का इजहार करते हुए IMF ने डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। गवर्नेंस और बदनुमानी से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की सियासी और मुआशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मुआशी तरक्की में रुकावट डालने के साथ साथ अपनी जेबें भी भर रही है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुसलसल बदनुमानी के खदशात की निशानदेही की गई है। IMF ने SIFC की जानिब से सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा करते हुए तमाम सरकारी खरीदारी 12 माह में गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत की है। रिपोर्ट का दायरा सिर्फ वफाकी सतह की करप्शन और गवर्नेंस तक महदूद है। बात सूबों तक जाती तो शायद IMF वाले सर पकड़ कर बैठ जाते। रिपोर्ट में कहा गया कि टैक्स टू GDP तनासों में कमी बदनुमानी के खतरात की अलामत है। बजट और अखराजात में बड़े फर्क से हुकूमती मालियाती शफाफियत पर भी सवालात हैं। हुकूमती और ब्यूरोक्रेसी के जेर असर अजला को ज्यादा तरक्याती फंड्स मिले। मुआशी पॉलिसियों की तैयारी में स्टेक होल्डर की शमूलियत ना होने के बराबर है। रियासती निजाम में गवर्नेंस की कमजोरियां करप्शन के मौके बढ़ाती है। करप्शन मुनसिफाना मुकाबले की राह में रुकावट बनती है। रिपोर्ट के मुताबिक 11.1% कारोबारी इदारों ने बदनुमानी को कारोबार के लिए सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है, जो कि यह जनूबी एशिया की औसत 7.4% से काफी ज्यादा है। करप्शन की वजह से खर्च गैर मौसर, टैक्स कम, अदालती निजाम पर एतमाद कम होता है। सरकारी इदारों में जवाबदही का मौसर निजाम मौजूद नहीं। सरकारी इदारों, मार्केट रेगुलेशन, बैंकिंग सेक्टर की निगरानी में संगीन खामियां हैं, जबकि पेचीदा कारोबारी कवानीन सरमायाकारी को रोके हुए हैं। आलमी मालियाती फंड की जानिब से कहा गया कि सरकारी खर्चात में कमी के लिए बेशतर कोशिशें मुकम्मल कामयाब नहीं हुई। करप्शन के खात्मे के लिए कई इदारों में भरपूर सलाहियत ही नहीं है। करप्शन की नजर होने वाली रकम से पाकिस्तान में पैदावार और तरक्की में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी इदारों में बहुत से काम आर्जी और एडहाक बुनियादों पर किए जाते हैं। कई वजारतों में तो मौजूद अफसरान मुतलका वजारत के अमूर की महारत तक नहीं रखते। टैक्स निजाम में पेचीदगियां हुकूमती कमजोरी को जाहिर करती हैं। टैक्स अफसरान की कारकर्दगी का एहतसाब होना जरूरी है। पाकिस्तान का अदालती शुबा तंजीमी तौर पर पेचीदा है। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और गैर जानिबदारी से इदारों पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। बजट साजी और माली इस्लाहात के निजाम की कमजोरियों से करप्शन के खतरात बढ़ते हैं। सरकारी महकमों में वसाइल के इंतजाम और सरकारी खरीदारी के निजाम की खामियों से बदनुमानी बढ़ती है। गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट में कहा गया कि अदालती निजाम में पुराने कवानीन, जजों, अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल हैं, जिसके बाइस काबिल एतमाद तरीके से मुआहदों को नाफिज करने या जायदाद के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं है। करप्शन को पाकिस्तान में अदालती कारकर्दगी को मुतासर करने और कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाने वाले अहम अनासिर के तौर पर देखा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि अदालती निजाम की पेचीदगी और ताखीर मुआशी सरगर्मियों को मुतासर करती है। तमाम मुआशी शोबों की तरक्की की रफ्तार रेगुलेशन की वजह से जकड़ी हुई है। हर मामला मुशावरत से हल हो जाने की बजाय अदालत में चला जाता है। अदालत में बेतहाशा केस की वजह मामलात निपटते नहीं। पाकिस्तान में इंसदाद करप्शन की तमाम कोशिशें अब तक मुकम्मल कारगर साबित नहीं हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। अफसरान अहम फैसले लेने से कतराते हैं। आलमी फंड ने टैक्स निजाम पर भी सवालात उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि टैक्स सिस्टम पेचीदा, कमजोर इंतजाम और निगरानी बदनुमानी का बाइस है। करप्शन की वजह से सरकारी कंपनियों के नुकसानात होते हैं। करप्शन की वजह से टैक्स निजाम में पेचीदगियां हैं। टैक्स एहलकार और कस्टम एहलकार अपनी सलाहियतों से कम काम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने FATF के अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। पाकिस्तान का FATF के अहदाफ में सजाओं पर अमल दरामद सुस्त रहा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सजाओं के फैसले कम हुए। मुआशी पॉलिसियों की तैयारी में स्टेक होल्डर्स की शमूलियत ना होने के बराबर है। रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खसूसी मराहत खत्म करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ है कि ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। पाकिस्तान में करप्शन का दरीदा मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अहदों पर फायज शुगर मिल्स मालकान ने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा। शुगर मिल मालकान ने अपने फायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की पॉलिसियों पर असरअंदाज हुए। वाफर जखीरा होने के बावजूद शुगर मिल मालकान ने मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतों में हेरा फेरी करने के लिए बिली भगत की। IMF की इस रिपोर्ट में कहा गया कि PTI हुकूमत की 2019 में चीनी बरामद की इजाजत जाहिर करती है कि अशराफिया अपने मफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज हैं।
चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवीवेट को मुजरिम करार दिया गया है और तहकीकाती रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि बरामदी दबाव से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानियों को सर्विसेज की हसूली की खातिर मुसलसल अदायगियाँ करना पड़ती हैं। 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा करते हुए IMF ने कहा कि इस्लाहात से पाकिस्तान की मीशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है। IMF ने इस्ताद बदनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पॉलिसी साजी और अमल दरामद में ज्यादा शफाफियत और जवाबदेही जरूरी है। गवर्नेंस बेहतर बनाने से नुमाया मुआशी फायदे हासिल होंगे। पाकिस्तान से मुतालिक IMF की इस रिपोर्ट पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। अकील मलिक साहब, IMF की गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में ये कम अज़ कम मेंशन है कि पाकिस्तान में बदनवानी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, यानी करप्शन, और सरकारी इदारों में जवाबदेही का निज़ाम भी बड़ा नाकिस है। इसके अलावा अगर मैं 2024 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात करूँ तो पाकिस्तान करप्शन में 180 ममालिक में से 135वें नंबर पर है। सर, हुकूमत इस करप्शन को किस तरह से डिफेंड करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात है, ये तो हुकूमत ने खुद अपने तई रज़ाकाराना तौर पे 100 से ज़ायद मीटिंग्स की IMF के ऑफिशल्स के साथ, और ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो उनका एक सजेस्टिव प्लान आया है, ये वर्केबल प्लान जिसको वो कहते हैं कि ये नुकात हैं, इन पे अमल अगर किया जाए तो मज़ीद बेहतरी हो सकती है, चाहे वो GDP के हवाले से हो, चाहे वो करप्शन के हवाले से जो उसको कर्व करने के हवाले से हों, या गवर्नेंस के ऊपर जो बातें हैं उन्होंने कही, उनकी जो तजावीज़ हैं, ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं। और इवन SIFC भी, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसमें बिल्कुल रज़ाकाराना तौर पे हमने उनको कहा कि हमें बिल्कुल इस रिपोर्ट के बाद पता चलना चाहिए वेयर वी स्टैंड, और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आनी चाहिए। इसको बिल्कुल पब्लिश उन्होंने किया और हम बिल्कुल इसको ओन कर रहे हैं, ये तो कोई डिनाइबिलिटी है नहीं। हम थोड़े ही वो हैं जिन्होंने कह दिया कि 100 दिन में हम करप्शन ख़त्म कर देंगे और 2 खरब जो रुपए हैं वो बाहर से हम लेके आएंगे 90 दिन के अंदर, या सो एंड सो फोर्थ। ऐसे तो कोई प्लान्स या ऐसे दावे तो हमने नहीं किए। बिल्कुल करप्शन एक कंसर्न है, और बदनवानी जो एक एलिमेंट है मुख्तलिफ जगहों पे, बिल्कुल उस पर यह तो नहीं है कि काम नहीं किया जा सकता, काम किया जा सकता है। और इसी हवाले से जो हमने मेजर्स लिए हैं, अभी भी अगर आप देखें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, या जो काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसके हवाले से जो भी हमने इक़दामात उठाए, आपको याद होगा कि ग्रे लिस्ट में हम थे और ग्रे लिस्ट से हम बाहर निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कम से कम FATF के हवाले से भी देखें, और जो इक़दामात हुकूमत ने अभी तक उठाए हैं वो अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स हैं, और उन पर काम करने की मज़ीद ज़रूरत है और मज़ीद बेहतरी दरकार है। इससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे। और जो एक चॉकेबल जो एक प्लान जो चॉक करके दिया गया है हमें इन नुकात के ज़रिए, तो हम बिल्कुल उन पे एज़ क्लोजली एज़ पॉसिबल अमल भी करेंगे, और वो जो कंसर्न्स रेज किए हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें डिनाइबिलिटी तो कोई है नहीं। अच्छा भाई साहब, कोई ऐसी बात नहीं है एक थोड़ा सा अवामी क्वेश्चन हम अगर कुछ छुपाना चाहें या कोई ऐसी चीज़। नहीं, वो तो समझ आ गई, आप बिल्कुल छुपाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में उनके साथ चलें, उनकी कंडीशन जो उनकी सजेशन है उनको लेके चलें। एक छोटा सा अवामी क्वेश्चन ये है कि जब हमने अपने बजट को IMF के साथ नत्थी किया, वज़ीर-ए-आज़म बारहा साहब तकरीर में कह चुके हैं, हमने अवाम की सब्सिडीज़ को ख़त्म किया। वज़ीर-ए-आज़म बारहा कह चुके हैं कि IMF की कंडीशन है। बिजली के टैरिफ्स आप देखें, आपकी गवर्नमेंट के आने से पहले क्या थे और इस वक्त क्या हैं। इस तरह गैस के टैरिफ्स देखें, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो सब देखें। उसके बावजूद IMF की ये जो रिपोर्ट है, ना सिर्फ हमारे इंतज़ामी मामलात के हवाले से, बल्कि आगे तो उन्होंने बात कर दी IMF की रिपोर्ट में अदालती निज़ाम की पेचीदगियों को कहा है। उन्हें कहा मुआशी तरक्की की राह में भी ये बहुत बड़ी रुकावट है। हालांकि हुकूमत तो 26वीं और 27वीं तरमीम से पूरा आईनी ढांचा ही तब्दील कर दिया। सर, बज़ाहिर तो ये रिपोर्ट बता रही है कि अदालती ढांचा अवाम के मफाद में नहीं है। नहीं, ये रिपोर्ट उस तरफ इंडिकेट नहीं कर रही। बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो 2.2 मिलियन केसेस, जो कि फैक्ट है, एक फिगर है आपके सामने है, जो अदालतों में ज़ेर इल्तवा है, और जो एक बड़ा टाइम लगता है तमाम तर केसेस को टेकअप होने में, फिर उनको आगे प्रोसीड होने में, फिर उन पर फाइनल एक फ़ैसला आने में। तो बिल्कुल ये इशू है, और ये इशू तो हम तभी जो है हमने भी इस पे ज़ोर दिया कि आप एक तो आपकी तरफ से तनकीद थी कि ये वही जजेज़ हैं
जो काम कर रहे हैं। अदालत के अंदर आपने अदालत बना दी, हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ किया 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे, और 27वीं आईनी तरमीम में हमने उस अदालत को ही सेपरेट किया। जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में एक तो केसेस का जो बर्डन है वो कम होगा, जो आईनी मामलात हैं, जो आईनी नोयत के केसेस हैं जो ज़्यादा टाइम टेकअप करते हैं, वो सेपरेटली अब डील होंगे। तो कम से कम जो बैकलॉग है दीगर केसेस का एपेलेट फोरम्स पे, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, तो कम से कम ये 2 टीयर्स तो हमने एड्रेस किए। इसमें बर्डन अब कम होगा और उन जो केसेस का मुकदमात का हजम है उसमें ख़ासी कमी आएगी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ज़रूर ऐड करूँ कि जो नीचे इस्लाहात दरकार हैं आपकी सिविल अदालतों के अंदर, आपकी मैजिस्ट्रेरियल अदालतों के अंदर या सेशन अदालतों के अंदर, तो उधर भी हम इस्लाहात ला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता। जिस हवाले से अगर आप उस पर कहें कि जी आपने नीचे से क्यों नहीं शुरू किया, तो नीचे से भी हम बिल्कुल वो चीज़ों को एड्रेस वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर एक कलेक्टिवली अगर एक बर्ड्स आई व्यू अगर आप देखें तो ओवरऑल जो है ये अदालती निज़ाम में भी बेहतरी आएगी, जिससे केसेस का हजम जो है वो कम होगा और इंसाफ की फराहमी में या इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जो इक़दाम हुकूमत ने उठाए हैं उनके समरात आपको नज़र आएंगे। अच्छा भाई साहब, मैं ये जानता भी हूँ कि आप उन चंद हुकूमती वज़रा में से हैं जो वाकई दिन रात बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। स्पेशली 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा था उस कमेटी के उसकी ड्राफ्टिंग के अंदर उन तमाम मराहिल के अंदर आप शामिल थे। अब ये 28वीं की भी बाज़गश शुरू हुई है। अगर इसी IMF की रिपोर्ट को मैं नथी करूँ, MQM और पंजाब हुकूमत ने आर्टिकल 140A में तरमीम का मुतालबा किया है। यानी IMF की जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल हैं, एलीट कैप्चर किया हुआ है, यानी अशराफिया ने कैप्चर किया हुआ है। बताइएगा ये वसाइल को निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत 140A में कौन सी तरमीम करने जा रही है? देखिए, एक तो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करता है जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों की खुद मुख्तारी के हवाले से और फिर उसके बाद जो बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल करना और उसको फ़ाल बनाना और जो इख्तियारात की तरसील निचले सतह तक होनी चाहिए वो यकीनी तौर पे नहीं हो सकी, जो कि एक सबसे बड़ा बैकलॉग है। मैं बसीयत MNA या मेरे MPA जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये उनका काम नहीं है कि वो गली नाली सड़क ये दीगर जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको वो एड्रेस करें। हमारा काम पॉलिसी लेवल पे काम करना है। हमने ख़ुद ही मैं समझता हूँ टू अ ग्रेटर एक्सटेंट उस चीज़ पे अमल नहीं किया जिस लेवल पे हमें जो इख्तियारात की तरसील को निचली सतह तक लेके जाना था, बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद जो है तक़वियत देनी थी, मज़ीद फ़ाल करना था। गवर्नेंस के इशूज़ तो हैं। अगर आप प्रोविंशियल लेवल पे बात करें तो एक मिसाल है सूबा KP की, वहाँ पे गवर्नेंस के इशूज़ हैं, दीगर सूबों में शायद कम है। इसी हवाले से अगर आप देखें बल्दियाती निज़ाम के हवाले से तो निचले सतह तक वाक़तन तरसील नहीं हुई। इख्तियारात की जो एक चेन है उस हवाले से अगर देखें तो मैं ये वाक़तन समझता हूँ कि उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव और मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग निज़ाम में अगर आप बेहतरी ला सकते हैं तो उसमें लेके आनी चाहिए। अदरवाइज़ बिल्कुल हमारे इत्तेहादियों की तरफ से गाए बगाए ये बात आती है सामने के 140A के अंदर जो है तरमीम होनी चाहिए, चाहे वो 28वीं के अंदर हो। जब भी तरमीम वो आएगी तो उसमें आप ये ज़रूर इंक्लूड करें। और वज़ीर-ए-आज़म ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की थी और कहा था कि बिल्कुल इस चीज़ को एड्रेस होना चाहिए और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को एड्रेस करें ताकि आम आवाम तक इसके समरात पहुँच सकें। सर, आपके इत्तेहादी MQM ने तो आज तो 239 में आर्टिकल 239 में तरमीम का मुतालबा किया है जो नए सूबों से मुतल्लिक है। यह हुकूमत 28वीं तरमीम पे इस पर भी गौर कर रही है? क्योंकि बिल्ड आउट और दीगर सर्वे वाले कहते हैं ये इतना आसान नहीं है, बड़ा बजट रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसके लिए बजट रिक्वायर्ड है और इसके जो एक फ़ायदा आप हासिल करना चाहते हैं तो वक्ती तौर पे शायद उस तरह फ़ायदा आपको हासिल ना हो। आपने देखे ना, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की भी जो बात आती है, मज़ीद सूबों की भी बात आती है, उसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है। राइट नाउ रिसोर्सेज आपके पास उस तरह नहीं है। जहाँ पे आप बात करें आर्टिकल 239, तो 239 डज़ नॉट डील और पर्टेन टू ये सूबों के हवाले से कि सूबों के इजाफे के हवाले से शायद वो नंबर गलत कह गए। मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 239 अगर आप उठा के देखें तो 239 जो है वो वाज़े तौर पे आपको अमेंडमेंट के हवाले से कि पार्लियामान जो है वो आइनी तरमीम कर सकता है और वो आइनी तरमीम के ऊपर फिर दीगर चीज़ें हैं लिखी हुई हैं कि वो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन और कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड सो फोर्थ।
तो वो तमाम तर चीज़ें ज़रूर हैं। लेकिन बरकैफ दैट्स अगैन नंबर शायद मिसकोट हो गया हो उनसे, लेकिन बात यह है कि सूबों के हवाले से एक तमाम तर पॉलिटिकल कंसेंसस होने की ज़रूरत है, और ये आइनी तरमीम के थ्रू ही पॉसिबल होगा। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पे बैठ के सोचना होगा, पॉन्डर करना होगा इस तमाम तर चीज़ के ऊपर कि वाक़तन ज़रूरत है भी या नहीं, या जो एग्जिस्टिंग हमारे पास मैकेनिज़्म है उसको मज़ीद फ़ाल कैसे बना सकते हैं इन रियल टर्म्स। और अच्छा सर, 27वीं आईनी तरमीम में NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ थी, जो बिलावल साहब ने शेयर किया था, ड्राफ्ट ट्वीट किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की। हालांकि इस पर कोई इतनी खास बहस भी नहीं हुई, गुमान ये था कि शायद ये इतना डिस्कसेबल है भी नहीं। लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब दोबारा इशारा दे रहे हैं। अब बताइएगा ये कैसे इत्तफाक राय होगा? देखिए, अब NFC के हवाले से जो डिस्कशन होनी है, सूबों को मजबूत करने के हवाले से या सूबों को मज़ीद जो ख़ुद मुख्तार करने के हवाले से, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन को भी साथ लेके चलना है, फेडरेशन को भी आपने वफाक को भी मजबूत करना है, और एक बैलेंसिंग एक्ट होगा इस तमाम तर हवाले से, एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बैठें और डिस्कस करें, और एक डिस्कशन और डिस्कोर्स होना चाहिए इस तमाम तर चीज़ के ऊपर। और वजह उसकी ये है, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये जो एलिफेंट्स इन द रूम हैं, इनके ऊपर कब तक हम आंख मचोली खेलेंगे, और तब तक हम एक दूसरे से छिपते छिपाते फिरेंगे। ये रियल इश्यूज़ हैं, अवाम के इश्यूज़ हैं, इनको डिस्कस होना चाहिए। कोई जो है वो ये बात नहीं कर रहा कि सूबों को का हिस्सा जो है वो कम कर दिया जाए, कोई ये नहीं कह रहा। माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है, शायद लोग अपने तई अपने जहन की इख्तरा या अपने तई जो एक सोच रखते हैं कि शायद सूबों के वसाइल कम हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उसी आईन पाकिस्तान में लिखा है, आर्टिकल 160 सब आर्टिकल 3 कहता है कि जितना NFC अवार्ड आपने दे दिया उससे कम नहीं किया जा सकता, उसको मज़ीद आप बढ़ा सकते हैं, या उतना ज़रूर रखना होगा। मेरे ख्याल से ट्वीक इन हो सकती हैं चीज़ें, उसके हवाले से देखा जा सकता है कि कहाँ पे जो है बेहतरी हो सकती है सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से, कहाँ पे बेहतरी हो सकती है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। PSDP के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हैं होते तो वो सूबों में हैं, तो किस तरह एक मज़ीद एक बेहतर मैकेनिज़्म लाया जा सकता है जो कि एक बैलेंसिंग एक्ट हो, बैलेंसिंग एक्सरसाइज हो। ठीक, लेकिन कंसेंसस डेफिनेटली उस बैलेंसिंग एक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आखिर में बस एक शॉर्ट आंसर दे दें ताकि हम इसको अपने प्रोग्राम में कम अज़ कम पेन कर दें। 28वीं तरमीम मुस्तकबिल करीब यानी नहायत करीब में नज़र आ रही है, ऐसा मुकम्मल प्लान है जी? नहीं, नहायत करीब में तो मैं नहीं कहूँगा। आई थिंक बजट से पहले नहीं होगा तब तक नहीं हो सकती। देखिए, बजट से पहले मैं तो कहता हूँ कि ये जो इश्यूज़ हैं ये बिल्कुल एड्रेस बजट से पहले होने चाहिए, और कोशिश यही होगी कि एक किक स्टार्ट की जाए कॉन्वर्सेशन, और इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ये चीज़ें डिस्कस हों, और ये चीज़ें आपस में मिल बैठ के जो है हमें इस पर गुफ्तगू शनीद करने की ज़रूरत है, जो कि वक्त की ज़रूरत है। और यू नो, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये लोगों के फ़ायदे की बातें हैं, आवाम के फ़ायदे की बातें हैं जो हमें करनी है। अगर उस पर अगर कोई कहे कि उसने डिस्कशन नहीं करनी और पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स देखें, तो ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अलोन कैन नॉट एक्चुअली गो अहेड एंड वर्क ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इत्तेहादियों का साथ होगा, इत्तेहादियों की रजामंदी होगी, उनका कंसेंसस होगा, तभी जाके आईनी तरमीम पॉसिबल होगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, हमसे बात करते हैं। मजीद इस बहस को ज़रा बढ़ाते हैं, मुस्तक़बिल में क्या होने जा रहा है। साबिक वज़ीर है, माहिर मईशत है, हारून शरीफ साहब, उनसे बात करते हैं। हारून साहब, गवर्नेंस और करप्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गवर्नेंस बेहतर बनाने से नुमाया मुआशी फ़ायदे हासिल होंगे। इस लिहाज से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो भी सकती है, और पाकिस्तान 5 साल में 6.5% तक GDP में इजाफा कर भी सकता है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, ये ग्लोबल जो रिसर्च है हमें बताती है कि इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और उसके अंदर जो लीकेजेस हैं करप्शन के, अगर वो कम हो जाएं तो इन्वेस्टर्स का एतबार बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और लॉन्ग टर्म में GDP ग्रोथ का इसका कॉजल लिंक बनता है। ये तो इकोनॉमिक आर्गुमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड है। जहां तक ये करंट जो गवर्नेंस एंड करप्शन की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, मैं इसको क्लियर करता जाऊं कि ये वर्ल्ड बैंक और IMF के स्टाफ ने जॉइंटली की है, और इसकी अगर रिपोर्ट पढ़े तो स्टार्ट करती है कि दिस इज बीन डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
फर्क सिर्फ ये हुआ है कि पहले भी ये इदारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स करते हैं जब भी वो बजट में पैसा डालते हैं। इस दफा उन्होंने अच्छी बात ये की है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया है और ये रिपोर्ट डिबेट की जा रही है। अच्छा हारून रशीद साहब, आईएमएफ की इस रिपोर्ट ने तो लगता है पाकिस्तान की आवाम को ना, पाकिस्तान की मईशत के असल जो खदोखाल है, जो पूरा जो निज़ाम है, उसको कम से कम पाकिस्तान की आवाम के सामने आने की शक्ल में दिखाया है। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम की पेचीदगियों को मईशत के लिए मसला करार दिया गया है। कोई सजेशन है कि टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए ऐसी कौन सी इस्लाहात की जाएँ जिससे बेहतरी आ सकती है? जी, टैक्स देखें, इस वक्त सवाल यह है कि इदारों का माइंड सेट आया सिर्फ टेक्स्ट को कलेक्ट करना है, टैक्स को, और लोगों को हरास करना है टारगेट्स पूरे करने के लिए, या टैक्स की पॉलिसी ऐसी बनानी है कि लोग खुद से टैक्स दें, उनको फवायद नजर आए, लेवल प्लेइंग हो, किसी एक तबके को दबाया ना जाए। तो ये एक ट्रेड ऑफ होती है पॉलिसी मेकर की। करंटली हमारी सारी तवज्जो बाय हुक और क्रुक टैक्स कलेक्ट करने पे है, और जो कल मैं एक्सपोर्टर से बात कर रहा था, उनके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस डाल के तकरीबन 61% टैक्स बन गया है कंपनियों के ऊपर। तो ऑब्वियसली जब आप इतने हाई टैक्स चार्ज करेंगे तो इन्वेस्टर तो नई डेस्टिनेशंस ढूंढेंगे और अपनी एक्सपेंशन नहीं करेंगे। अब इसका हल क्या है? इसके दो हल हैं। एक तो यह है कि स्टेक होल्डर के साथ बैठें और हर्डल्स को दूर करें। दूसरा, टेक्नोलॉजी को लाएं और ह्यूमन टच को कम करें। जितना ह्यूमन टच बढ़ेगा उतनी करप्शन बढ़ेगी। तीसरा यह है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ आप टेक्नोक्रेट्स, जिनको ये काम दुनिया में आता है, उनको डेलीगेटेड अथॉरिटी दें ताकि वो नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर सकें, जिससे इन्वेस्टर का और पब्लिक का एतबार बढ़े। करंटली वो इदारे को एज अ हरासमेंट की एक इंस्ट्रूमेंट का देखते हैं। वो मुल्क के लिए खतरनाक चीज है। ठीक। अच्छा हारून साहब, आईएमएफ ने जिन नुकात की निशानदेही की ना, उन्हें पॉलिसी इस्लाहात में तब्दील करने के लिए हुकूमत को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? एक बेबसी सी तो है। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फौरी लेने की जरूरत है? कि पहला स्टेप तो ये है कि हुकूमत को इस रिपोर्ट को ओन करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट पर हुई है, और अपनी खामियों को दूर करने के लिए एशिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को पहले समझने के लिए आपको फॉरेन कुछ एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तानी लोकल एक्सपर्ट्स को, चाहे वो हमारी अच्छी यूनिवर्सिटियों में हो या प्रैक्टिशनर्स हो या इकोनॉमिस्ट हो, उनका ग्रुप बनाना चाहिए, ना कि किसी मिनिस्टर का या ब्यूरोक्रेसी का। दैट इज स्टेप वन। अब वो जो ग्रुप बेस्ट प्रैक्टिसेस लाता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको दुनिया के एक्सपर्ट्स को ढूंढना पड़ेगा जिन्होंने ये काम इंप्लीमेंट किया है। इदारे ओवरनाइट नहीं बनते हैं, और यही आईएमएफ ने कहा है कि 5 बरस लगेंगे अगर आप आज शुरू करें। आप चीन को देखें, उन्होंने कैसे मेरिटोक्रेसी की और इदारों को मजबूत किया। हमने सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया है पॉलिटिक्स के अंदर। वहां फिर करप्शन भी बढ़ती है, पेटनेज भी बढ़ता है, इनकम्पिटेंस भी सामने आती है। सो हमें इसको डेलीगेट करके जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के इदारे हैं, आईएमएफ ने एससीसीपी की भी बात की है, स्टेट बैंक की भी की है, एफपीआर की भी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी की है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की भी की है। इन इदारों को प्रोफेशनली चलाएं, उनके ऊपर बोर्ड लगाएं, उनको टारगेट दें। सियासतदान और मिनिस्टर का और फेडरल सेक्रेटरी का इन इदारों के अंदर बैठने का कोई काम दिखाई नहीं देता, अनलेस एंड अनटिल कि उनके पास वो कैपेबिलिटी हो डेमोन्स्ट्रेटेड। और इसकी हायरिंग जो है लोगों की, उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए हेड हंटिंग फर्म्स के थ्रू, ताकि उसमें हुकूमत का इन्फ्लुएंस कम से कम आए। फिर इन्वेस्टर का एतबार और इंटरनेशनल इदारों का एतबार बहाल होना शुरू होगा। इस तरह वियतनाम ने भी इस तरह किया है, चीन ने भी इस तरह किया है, इंडोनेशिया ने भी इस तरह किया है। तो हमारे पास कोई री इन्वेंट करने की बात नहीं है, उन्हीं प्रैक्टिसेस को आगे लेके चलना होगा। माहिर मईशत हारून शरीफ साहब हमसे बात कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की एबटाबाद में NA-18 के ज़िमनी इलेक्शन में धुआंधार एंट्री। सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक तौहीन अमेज़ बयान ने इलेक्शन कमीशन और सियासी हलकों में हलचल मचा दी। इंतखाबी अमल की शफाफियत से मुतालिक सवालात भी खड़े हो गए। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के हवेलियाँ जलसे में सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक धमकी अमेज़ बयान का सख्त नोटिस लेते हुए उनने जुमे को तलब कर लिया है।
NA-18 हरिपुर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज तलब कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान के कानूनी पहलुओं का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को मौसूल होने वाली मॉनिटरिंग रिपोर्ट में वज़ीर आला KP के बयान को ज़ाब्ता अखलाक की मुमकिना खिलाफ वर्जी करार दिया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ सामने आई है। ये तजवीज़ इलेक्शन कमीशन के लीगल विंग की जानिब से दी गई है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के हल्के में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से संगीन खदशात का इजहार किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अमले को धमकियां दी, जिसके बाद ज़िमनी इंतखाब का पुरअमन इनेकाद खतरे में पड़ गया है। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एबटाबाद जलसे में बयान बड़ा वाज़ेह था, लेकिन बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। सूबाई हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला ने अपने बयान में किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि इलेक्शन में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई का कहा था। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं हुआ। इजलास के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को लिख दिए हैं, जिनमें NA-18 हरिपुर में फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात करने की सिफारिश की गई है। खतूत में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी थी और एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खतूत में लिखा है कि मुतल्लिका हुकाम ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, आप इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। NA-18 हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन में फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। खतूत के मतन के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी NA-18 हरिपुर में उम्मीदवार की इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बने। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तकरीर इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने खतूत में लिखा कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वज़ीर आला मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन एक्ट वज़ीर आला को धमकाने, अवाम को उकसाने या ऐसी जुबान इस्तेमाल करने से रोकता है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को पहले ही IG और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की हिदायत दी है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस खुद भी शरीक हों। मजीद एक्शन के लिए रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 21 नवंबर को तलब करके नोटिस जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब 27वीं तरमीम से परेशान अपोजिशन इधर उधर टकरे मार रही है। साबिक स्पीकर और PTI के अहम रहनुमा असद कैसर सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी होने वाले जजेस से अपोजिशन तहरीक की क़यादत की अपील कर रहे हैं। असद कैसर ने सवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफी होने वाले जज साहिबान आगे बढ़कर तहरीक की क़यादत करें, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातें महमूद अचकज़ई की क़यादत से खुश नज़र नहीं आती। एक धड़ा तहरीक की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान को देने पर मुसर है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन में नए इत्तेहाद की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियाँ जोर पकड़ गई है। PTI और दीगर अपोजिशन जमातें नए इत्तेहाद की सरबराही के हवाले से गौर व खौज कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर और मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत जारी है। अगर मामला तय पा गए तो नए अपोजिशन इत्तेहाद का नाम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस रखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातें और JUIF के दरमियान 60% मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। आइंदा 2 से 3 रोज़ में PTI वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। ज़राए बताते हैं कि बातचीत के फाइनल होने के बाद बानी PTI से नए अपोजिशन इत्तेहाद की हतमी मंजूरी ली जाएगी। तजियाकारों का कहना है कि मुस्ताफ़ी जजेस से तहरीक लीड करने का मुतालबा हो या मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत सौंपने की बातें, इससे साफ जाहिर होता है कि PTI की क़यादत ने हुकूमती इत्तेहाद के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर ली है। PTI को चाहिए कि सहारे तलाश करने की बजाय सियासी लड़ाई अपने बलबूते पर सियासी तरीके से सियासी मैदान में लड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को भी चाहिए कि सुल्तान राही की तरह गंडासा उठाने और बढ़ के मारना छोड़ें। अली अमीन गंडापुर ये सब कर चुके हैं, लेकिन रिलीफ मिलने की बजाय पार्टी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI की क़यादत ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो उन्हें अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए कि मौलाना के बाद वो किस दर पर हाज़िरी देंगे। कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। JUI के सेनेटर हैं और सीनियर रहनुमा है कामरान मुर्तज़ा साहब, उनसे बात कर लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आज बड़ी खबर है, उसका चर्चा है कि अपोजिशन महमूद अचकज़ई साहब को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर कर रही है और बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने की तैयारियाँ भी हैं। और इस हवाले से यहाँ तक खबर है कि 60% मामलात पर इत्तफाक भी हो गया है। आप इसकी तस्दीक करेंगे या इस हवाले से कोई बातचीत हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपना महमूद खान साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है और मौलाना साहब के लिए तो मुझसे भी ज़्यादा महमूद खान अचकज़ई साहब मोहतरम है।
ऐसी कोई बात नहीं है, अनलेस की मतलब कोई, पहले तो सवाल, जो सबसे पहला सवाल ये है कि आया हम अपोजिशन इत्तेहाद को ज्वाइन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर ज्वाइन करें, एक मफरूजे पे बात करते हैं, अगर ज्वाइन करें तो फिर जो है ना महमूद खान साहब की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। तो महमूद खान साहब जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा एहतराम के लिए लायक है। ठीक। अच्छा, खबर ये थी कि महमूद खान अचकज़ई साहब को, क्योंकि कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर होंगे, तो इसलिए जो बाहर के जो मामलात हैं, जो पूरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो अपोजिशन का एक अलाइंस है, उसकी सरबराही के लिए मौलाना साहब को कोई कांटेक्ट किया गया है और आने वाले दिनों में शायद कुछ लोग मुलाकात भी करने जा रहे हैं। ऐसी कोई खबर नहीं है अभी फ़िलहाल। मेरे पास नहीं है। मौलाना साहब आज पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आज ना पहुंचे तो कल पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 23 को हमारा इजलास है, और 23 को इजलास में काफी चीजें एजेंडे पे रखी हुई हैं, जिसमें सियासी मामला भी हैं, जिसमें 27th अमेंडमेंट जो है ना सर फहरिस्त है। और फिर इन सब चीजों को देख के फिर फैसला होगा। अगर मीनवाइल कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई तो वो भी मौलाना एतमाद मिलेंगे, क्योंकि शुरा का इजलास उन्होंने मुल्क से बाहर थे तभी बुला लिया था। ठीक जो यहाँ मुल्क में हो रहा था उस दौरान बुलवाया गया। ठीक है। अच्छा अच्छा, जितना सर मैं आपकी पोजीशन को पार्टी पे जाता हूँ, अब उनका थिंक टैंक भी कहलाते हैं ना। बहुत सी चीज़ें आइनी, कानूनी और मशरों पर मौलाना साहब मानते भी हैं। माजी में भी ये ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बनाने की कोशिश हुई थी, और लेकिन JUIF को गंडापुर साहब से भी मसाइल थे, और आप लोग भी चाहते थे कि उन्हें हटाया जाए। खैर वो चले भी गए। इस मरतबा अगर कोई ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के लिए PTI की क़यादत, महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास साहब अगर चाहें कि मौलाना साहब सामने आ जाएँ, में लीड करें या हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो कम से कम क्या शराइत होंगी? नहीं, उसमें असल में जो पिछली दफा भी था, जो मैं अपना अपना जाती मामला शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जाती मामला मेरा ये था कि हम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पार्टी हैं। बावजूद इसके कि हमारे यहाँ, मतलब मैं चले खुद एक सीनियर वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, इसके बावजूद जो है ना पार्टी डिसिप्लिन से एक इंच भी इधर से उधर नहीं होता। वहां पे जो है ना वो डिसिप्लिन की कोई थोड़ा सा मामला था कि डिसिप्लिन उस तरह से नहीं होता। फिर जो बात करें, जो बात तय हो जाए, वो बात उसके ऊपर खड़ा रहा जाए। 26 अमेंडमेंट में मुझे जो है ना ये जाती तौर पे मुझे ये इस बात की तकलीफ है, क्योंकि जो बातें जो है ना वो सेटल हो गई थी, और जो PTI के साथ भी सेटल हुई थी, जो जिस चीजों में वो सब शरीक थे, वो अपना मलबा दूसरे पे डालने की कोशिश, ये एक सियासी शराफत भी होती है, और सियासी शराफत मौजूद रहनी चाहिए, वही शख्सी शराफत के साथ लगी हुई होती है। तो इसके बावजूद जो है ना वो रास्ते बंद नहीं किए थे हमने। उस वक्त जब हमने इनकार किया था, हमने फिल वक्त का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि फिल वक्त हम आपके साथ नहीं चल रहे। और दूसरा मुझे कहा गया था, जब हमने इनकार भी किया था इस तरह से फिल वक्त के लिए, मुझे कहा गया था कि पूरे एहतराम से इनकार करिए। तो हमने उस वक्त भी फिल वक्त पूरे एहतराम से उनसे माजरत की। अच्छा, अब कामरान मुस्तफा साहब, 27वीं यानी तरमीम के बाद जजेस के इस्तीफ़े भी सामने आए, अपोजिशन ने भी इसके खिलाफ मुल्की एहतजाज करने का ऐलान किया हुआ है। अभी तक आपकी तरफ से इस तरह का कोई ऐलान हुआ नहीं। असद कैसर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मुस्तफ़ी होने वाले जजेस हमारी क़यादत करें। आप समझते हैं कि जजेस की क़यादत में तहरीक शुरू होनी चाहिए, और क्या ये मुमकिन होगा? जजेस जो है वो ये दोनों जजेस, बल्कि तीनों चारों पांचों जजेस जो है वो सारे बहुत अच्छे जजेस हैं, मगर उनकी सियासी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग होती है सियासी। और ना वो उस तरह से जो है वो पार्टियों को साथ लेके चल सकते हैं। तो असद कैसर साहब, उनकी अपनी पार्टी है, वो यकीनन अपनी पार्टी के लिए ये कह सकते हैं, मगर बावजूद पूरे एहतराम के उन जजेस से और उन जजेस के उस अमल से, पूरे एहतराम से, मगर वो सियासी क़यादत के लिए नहीं है। उन्होंने उनका काम कुछ और था, उन्होंने अपना किरदार बेहतर तौर पर निभाया, उसको अप्रिशिएट करते हैं, मगर स्टिल जो है पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिशियन का काम। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन, दिस इज़ टू अर्ली, लेकिन आप मौजूद हैं। 27वीं के बाद 28वीं तरमीम का भी शोर है ना। MQM भी नए सूबों के लिए आर्टिकल 239 में तरमीम का मुतालबा करी है। फैसल वाडा साहब ने भी नए सूबों की बात करी है। तो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं 28वीं तरमीम आए क्या आए। तो JUIF का 27वीं तरमीम के हवाले से मौक़िफ़ तो बड़ा सख्त था, चाहे इसके कि आपका एक सेनेटर तोड़ लिया गया था। 28वीं तरमीम पे कम से कम ये वाले मौज़ूआत, आपको लगता है कि मुस्तक़बिल करीब में ये 28वीं तरमीम वाला मार्का भी हल कर लेंगे सिस्टम? सिस्टम
अपनी कमजोरी की पीक पे है इस वक्त, और जब सिस्टम कमजोरी की पीक पे होता है तो कमजोरी का इजहार जो है ताकत को कैप्चर करने से होता है, कैप्चर करने की कोशिश से होता है। तो इस कोशिश से जो है ना ये अंदाजा करना आसान हो जाता है कि सिस्टम जो है ना इस वक्त कितनी कमजोरी में है। 28th अमेंडमेंट के लिए बिल्कुल मेरा ख्याल है, जो मेरे इल्म में है कि उसके लिए मसौदा तकरीबन तैयार है, और नोट पलट तो उसकी बाद में भी तैयार ठीक होती रहती है। वो अपना माहौल बना के और किसी वक्त भी जो है ना उसको वो कर सकते हैं। एक अफवाह ये थी कि नेक्स्ट वीक में, जो अगला वीक है, उसमें जो है ना शायद जो है ना इसको टेबल करेंगे और दोनों हाउसेस का इजलास भी बुलवा लेंगे। मगर अगर ऐसा हुआ तो फिर एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी सूबों के हवाले से। आप देखिए आपके सूबे जो है ना वो डिस्टर्ब है बहुत, और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। उसमें आप एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल देंगे सूबों के हवाले से, तो सूबों में और अनरेस्ट आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, जी हमसे बात कर रहे थे। ट्रंप के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने भी मार्का हक में पाकिस्तान को फातेह मान लिया। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की फतह पर मोहर तस्दीक सब्त करके सरेंडर मोदी को झूठा करार दिया है। पाकिस्तान की फतह का ऐलान अमेरिकी कांग्रेस में चीन से मुतल्लिक मुआशी और सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में किया गया, जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में होने वाली जंग का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने जंग में न सिर्फ बेहतरीन हिकमत अमली दिखाई, बल्कि जदीद तरीन चीनी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर फायदा उठाया। रिपोर्ट की सबसे अहम बात यह थी कि भारतीय राफेल तैयारे भी पाकिस्तानी दिफा और चीनी टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के दावों के बरखिलाफ पाकिस्तान ने जंग के इब्तदाई मरहले में ही कम से कम 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल की तकरीब में अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट का फख्र के साथ जिक्र भी करते रहे। सरेंडर मोदी के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग के मैदान में फौज पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है, जिस पर अमेरिकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी है। दानिश स्कूल बाग का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी एयरफोर्स और बरी फौज ने 4 रोज में भारत की फौज को घुटने के बल गिराया। ट्रंप तो अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और हर तकरीर में कहते हैं कि 7 नए जहाज गिराए गए। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने तैयारों के ज़ाया होने का मुकम्मल एतराफ़ नहीं किया, मगर इसके सीनियर फौजी अफसरान ने ऑफ द रिकॉर्ड इकरार किया कि भारतीय फ़ज़ाइये को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस और जदीद हथियारों के इस्तेमाल करते हुए भारत के 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया और भारतीय दिफाई लाइन में ऐसी दरारें डाली जिन्हें नई दिल्ली आज तक छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की कि उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। वैसा ही हो रहा है जैसा डीजी ISPR ने 8 मई को सरेंडर मोदी को खबरदार करते हुए कहा था। पाकिस्तान की फतह के नकारे पूरी दुनिया में बज रहे हैं। सदर ट्रंप दर्जनों बार कह चुके कि पाकिस्तान ने कैसे मार्का हक में भारत की दुर्गत बनाई। अब रही सही कसर अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने निकाल दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के राफेल तैयारे गिराने में चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी भरपूर फायदा उठाया। ये जंग भारत के लिए शदीद खिफ़त का बाइस बनी, क्योंकि जिस राफेल तैयारे को गेम चेंजर कहा जाता है वो पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम के सामने एक लम्हा भी नहीं ठहर सका। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने इस जंग को अपने जदीद हथियारों के अमली तजुर्बे का बेहतरीन मौका समझा। पाकिस्तान ने पहली बार चीनी HQ-9 मिसाइल सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10C लड़ाका तैयारों का अमली इस्तेमाल किया, जिन्होंने भारतीय फ़ज़ाइये को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया। यही वजह है कि भारत ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए चीन पर बराह पाकिस्तान की मदद का इल्ज़ाम लगाया, जबकि पाकिस्तान ने हर इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि इसने न सिर्फ अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया और आइंदा भी करेगा। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असले की फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गया है। चीन ने अपने हथियारों की कामयाबी देखकर इनकी आलमी मार्केट में तशहीर भी की, जिसके नतीजे में कई ममालिक ने राफेल की खरीदारी रोककर चीन J-35 तैयारों में दिलचस्पी जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की कामयाबी को देखकर इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी का मंसूबा खत्म कर दिया, जबकि राफेल तैयारों की आलमी साख को भी नुकसान पहुंचा है।
रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने 2024 और 25 में पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन बढ़ाया, जिसमें मुश्तरका मशकें, इंसदाद दहशतगर्दी ड्रिल्स और पाकिस्तान की कसीर उल मुल्की अमन मशकें शामिल थीं। जबकि मार्का हक के बाद चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को जदीद लड़ाका तैयारे J-35 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के J-500 और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फरोख्त करने की मंजूरी दी थी। इस जंग का आगाज उस वक्त हुआ जब भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर खूनी हमले का इल्जाम लगाकर फिजाई कार्रवाई की। पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और आलमी बरादरी ने देखा कि चंद ही घंटों में भारत की सुपर पावर होने की कहानी ज़मीबोस हो गई। ये 4 रोज़ा जंग अमेरिका की मुदाखलत पर जंगबंदी पर हुई, मगर इसके बावजूद अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने आलमी सतह पर यह वाजे कर दिया कि जंग का हकीकी फातेह पाकिस्तान था और भारत अपनी फौजी नाकामी छुपाने के लिए आज भी झूठे बयानिए गढ़ रहा है। मगर अमेरिकी रिपोर्ट ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि मार्का हक में पाकिस्तान ने बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली से भारत का गरूर खाक में मिलाकर वाज़ेह बर्तरी हासिल की। शवाहिद, रिपोर्ट्स और आलमी मीडिया मार्का हक पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सच साबित कर रहे हैं। आलमी जरीदा TRT के मुताबिक अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट ने मई में होने वाली झड़प में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अस्करी फतह का एतराफ़ किया है। TRT ने कहा कि अमरीकी रिपोर्ट ने एतराफ़ किया कि 7 से 10 मई की 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतेह हासिल की। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी बारहा मार्का हक में पाकिस्तान की फतह और भारतीय तैयारे मार गिराए जाने का बरमला एतराफ़ किया। हकीकत यह है कि मार्का हक में पाकिस्तानी हथियारों के मौसर इस्तेमाल से भारत को शिकस्त दी। शिकस्त खुर्दा मोदी पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के बाइस पहले भी आलमी सतह पर जंग हसाई का सामना कर चुका है। इस जंग ने साबित किया कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी सरजमीन का भरपूर दिफा करने की सलाहियत रखता है, बल्कि इलाके में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी कलीदी किरदार अदा करता है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला कुरम में ऑपरेशन के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज को जहन्नुम वासिल किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी है। सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी के सरबराह और डेनमार्क की मंदूब ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी कालादम TTP के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, जिन्हें अफगान तालिबान रजीम की जानिब से लॉजिस्टिक और अमली मुआवनत हासिल है। कमेटी सरबराह ने मजीद कहा कि TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। उन्होंने फितनतुल खवारिज को इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा भी करार दिया है। बहरहाल ये बात है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान के दिफा की मद्दा है। मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब से मजीद बात कर लेते हैं, दिफाई तज़कियाकार है। जनरल साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की अस्करी का एतराफ़ अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में है। आप ये बताएं कि ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है कि दुनिया बार बार गवाही दे रही है, और आपके ख्याल में ये रिपोर्ट पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक नहीं कि भारत हमेशा झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी नाकामी छुपाता है? जी सलमान हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। आपने जो कहा मैं बिल्कुल 100% इससे एग्री करता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से दुनिया सारी मद्दा है, और हर दफ़ा बार बार ये लोग रीट्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की, जिसे हम कहते हैं फ़तेह मुबीन अल्लाह ने हमें अता फरमाई। ये रिपोर्ट जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस की रिसर्च सर्विस है, जो कि कांग्रेस के अंदर ही लाइब्रेरी में बैठती है, और ये टास्क किए जाते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे रिसर्च करने के लिए, और ये नॉन पार्टिसान है, और जो है ये काफ़ी रिलायबल सोर्स है रिसर्च का, रिपोर्ट्स का, और इनकी जब भी आप वेबसाइट पे जाएं आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट्स मिलेंगी। तो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है बेसिकली इसका फोकस जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स था और चाइना था, और ये सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज थे। बट इसमें भी जब वो चाइना की बात आई तो वहाँ पे देयर वाज नो ऑप्शन विद देम बट टू आल्सो मेंशन कि पाकिस्तान जो है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से जो अवेलेबल इक्विपमेंट था, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ चाइना का था, वेस्ट का तो हमारे पास अभी रह ही नहीं गया। कुछ F-16 हैं जो रहते हैं, बाकी तो सारा चाइनीज़ इक्विपमेंट है, कुछ इंडिजिनस मैन्युफैक्चर है जो हमने चाइना से मिलके की। तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है एक्चुअली वो बहुत अच्छे तरीके से हुई, और अल्लाह की मेहरबानी से ये पाकिस्तान को बार बार ये क्रेडिट जो है दिया जा रहा है। जनरल साहब, एक ना परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से कि जब पाकिस्तान की ट्रंप से कुर्बतें बढ़ रही हैं तो ये खदशा है कि पाकिस्तान कहीं चीन से दूर हो सकता है। हालांकि हमने देखा कि पाकिस्तान ने काफ़ी महारत के साथ एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन किया हुआ है। आपको लगता है आगे भी ये बैलेंस ऐसा ही रहेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही समझता हूँ जी, क्योंकि जितना मेरी समझ है, जितना मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा है, सारी उम्र देखा भी है सर्विस में भी,
अभी भी मैं पढ़ाता भी हूँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। तो मेरी जो राय है वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के लोगों ने, ख्वाह वो मिलिट्री है, ख्वाह वो सिविलियन है, कोई भी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने जो हमारा स्ट्रेटजिक बॉन्ड है चाइना के साथ उसको बड़ी अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा है। हमने परसवेयर किया है, परसवेयर किया और प्रेफर भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम व दायम है और अभी भी मुझे उम्मीद है यही होगा। इफ़ यू रिमेंबर, जब हमारे फील्ड मार्शल ट्रंप साहब से मुलाकात करके वापस आए थे तो नेक्स्ट विज़िट उनकी चाइना की थी। आई एम श्योर उन्होंने चाइनीज़ लीडरशिप से बहुत अच्छी तरीके से बात की होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी बात हुई होगी। चाइना की तरफ से कभी भी हमें ये नहीं कहा गया या कभी भी हमारी ये एडवाइजरी नहीं आई चाइना की तरफ से कि हम अच्छे रिलेशन जो हैं बाकी मुल्कों से ना रखें। वो तो इवन ये भी कहते हैं कि इंडिया से भी अच्छे रिलेशन रखें, और अमेरिका के साथ तो वो स्पेशली कहते हैं कि वो सुपर पावर है इस वक्त, तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। डबल जो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है वो यूएस में, और यूएस ने भी किसी हद तक आई थिंक अंडरस्टैंड कर लिया। जो रिसेंट मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट शी और यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें उन्होंने टैरिफ्स और बाकी चीज़ों पे कंसेशंस जो हैं दी हैं चाइना को। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कि हमारे रिलेशंस के ऊपर जो चाइना के साथ हैं यूएस की कुर्बत से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया दिफाई मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।